कैसे हो सब भाई? बढ़िया। मस्त एकदम मजे में। क्या बात, अभी तक बच्चे नहीं है आज? सो गए क्या? कोई क्लास थी क्या तुम्हारी? अभी लेट छुट्टी है? बेटा क्लास जल्दी ज्वाइन करो, टाइम हो चुका है, जल्दी आओ। है मैथ्स क्लास चल रही है अभी? मैथ्स की अभी क्लास ओवर नहीं हुई? Recording in progress. नोट कर लिया आप सभी लोगों ने? हेलो हेलो, रवि सर। हेलो। हाँ जी हाँ जी सर, क्लास चल रही है अभी आपकी? छोड़। नहीं, मैं एकदम हैरान हो गया, मैं बच्चे बहुत कम है, फिर बच्चों में मैसेज आया कि मैथ्स की क्लास चल रही है। कोई बात नहीं, चलो कोई। ठीक है। कोई बात नहीं सर, वो तो मैं वैसे पूछ रहा था एक बार। ठीक। आ जाओ भाई, आ जाओ। आज तो पूरा घिस के आ रहे हैं मैथ्स वाले। चलो कोई बात नहीं भाई, 5 मिनट वेट कर लेते हैं। आ जाओ भाई फटाफट, कल वाला क्वेश्चन कर लिया? पहले तो ये बताओ, कौन कौन सा बच्चा कल वाला क्वेश्चन कर रहा है? जल्दी बोलो भाई। एनर्जी के साथ भाई, पूरी एनर्जी के साथ रहना है, ये नहीं है भाई एनर्जी खत्म हो जाए। कोई नहीं। क्वेश्चन कर लिया? जल्दी बताओ फटाफट। क्या आंसर आ रहा है? जल्दी बोलो आंसर, आंसर आंसर आंसर। जल्दी 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 आंसर। आंसर बता दीजिए फटाफट सारे बच्चे। बहुत बढ़िया कैलाश। बेटा 2 ग्राम नहीं आंसर। कैलाश का सही आया। और बेटा जी विकांशु का सही आया, अभी 2 बच्चों का सही आया। और सक्षम बिंदल गलत है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस एक थोड़ी सी तुम गलती कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ। तुम वो फील नहीं कर पा रहे। अभिषेक गलत है, जैस्मिन सही है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बहुत है, सक्षम का सही हो गया। प्राची यार गलत हो गया आपका। बहुत ही गलत हो गया आपका, तो गलत का भी गलत हो गया, मतलब ऐसा गलत बता भी नहीं सकता। ठीक है, इतना दुख हो रहा है। हाँ सक्षम समझ गया, कोई दिक्कत नहीं, देख लिया मैंने। ठीक है प्राची, ठीक करो यार उसको। ठीक है, वो गलत का भी इनफाइनाइट गलत हो गया वो। चलो भाई, देखो सारे बच्चे, देखो भाई क्वेश्चन क्या था। मैंने पूछा था मास बताना है। मास ऑफ सीओ बताना है, जिसके अंदर मेरे 20 इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है? 20 इलेक्ट्रॉन्स। बेटा बहुत देखो सिंपल सा खेल है, सिंपल सा खेल है। अगर मैं तुम्हें बोलूं
अगर मैं तुम्हें बोलूं एक सीओ में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कोई बता सकता है? एक सीओ में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई, बता दो। एक सीओ में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जल्दी बोलो भाई। 14 बेटा, एक सीओ बोल रहा हूं, सिर्फ एक सीओ, तो एक सीओ में तो 14 होंगे ना, ठीक है। तो मुझे बताओ एक मोल सीओ में कितने हो जाएंगे, एक मोल सीओ में 14 Na हो जाएंगे, या 14 मोल इलेक्ट्रॉन बोल दो, बोलो हाँ या ना। ठीक है, मतलब 14 मोल इलेक्ट्रॉन को मैं बोल सकता हूं 14 Na इलेक्ट्रॉन भी बोल सकता हूं, बताओ हाँ या ना। इतनी बात क्लियर है, बताओ इतनी बात क्लियर है, बोलो। इसका मतलब मुझे करना क्या, सिंपल है। अब मुझे यूनिटरी मेथड लगाना था और कुछ भी नहीं करना था। मैं देख रहा हूं कि 14 मोल इलेक्ट्रॉन है 1 मोल सीओ में, ठीक है। तो मुझे बताओ 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितने में होंगे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1/14 में, बताओ, ठीक है, 1/14 मोल में। अब मुझे बताओ 20 N इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हो गया, 20 मोल इलेक्ट्रॉन, बताओ हाँ या ना। तो 20 मोल इलेक्ट्रॉन कितने में हो जाएंगे, 20 इंटू 1/14, सिंपल था, कुछ भी नहीं था, ठीक है। ये गया 7 पर, ये गया 10 पर, तो मेरा बन गया 10/7 मोल। अब मुझे पता है अगर मुझे मोल को मास में कन्वर्ट करना है तो मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं। मोलर मास कितना होता है इसका, 28, तो आंसर क्या बन जाएगा 10/7 इंटू 28 विच विल बी इक्वल टू 40 ग्राम्स। बेटा समझ रहे हो, बेटा समझ रहे हो, वही चीज लगाई है मैंने और कुछ भी नहीं किया, बोलो क्लियर है भाई। ठीक है, तुमने एक दो और तरीके भी लगाए होंगे, गलत नहीं है। मैंने तो तुम्हें एक जो मुझे ध्यान है मैंने वो बता दिया, एक दो और तरीके भी हो सकते हैं, जैसे तुम्हें कन्वीनियंट लगे वैसे कर सकते हो, ठीक है बेटा। अभिषेक यार ऐसे नहीं होता यार, ठीक है। मुझे टोटल इलेक्ट्रॉन गिनने हैं, एक कार्बन के पास 6, एक ऑक्सीजन के पास 8, 6 + 8 कितना होता है, 14 होता है ना। तुम लुईस डॉट स्ट्रक्चर देख रहे हो, उसके अंदर अंदर वाला इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाता ना, वो ना माइनस मतलब फर्स्ट शेल के नहीं दिखाता, वो वैलेंस शेल दिखाते होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर है, ऐसा सबको कर लोगे। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बस सिंपल है, कंपेयर कर लो एक के अंदर कितना होता है, ठीक है, और फिर उतनों के अंदर कितने में होगा, बस। दोबारा समझा दूं, देखो बेटा कुछ भी नहीं है, मुझे एग्जामिनर ने बोला 20 N इलेक्ट्रॉन्स कितने सीओ में होंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने चेक कर लिया एक सीओ में कितने हैं। मैंने बोला एक सीओ में 14 इलेक्ट्रॉन है, तो एक मोल सीओ में 14 मोल इलेक्ट्रॉन होंगे, इतनी बात क्लियर है। मतलब एक मोल सीओ का मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ सीओ, तो 14 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 14 इंटू Na, समझ रहे हो। तो देखो अब मैंने सिंपल यूनिटरी मेथड लगाया इसमें, इस वाले पार्ट को ध्यान से देखो, बस इस पार्ट। मैंने बोला 14 मोल इलेक्ट्रॉन 1 मोल में, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितने में होंगे 1/14, तो 20 मोल इलेक्ट्रॉन कितने में होंगे 1/14 इंटू 20, सिंपल यूनिटरी मेथड। तो यहां से मेरे मोल्स ऑफ सीओ आ गए, लेकिन उसने मेरा मास पूछा है, तो मास के लिए मैंने उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है बेटा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, और मैं जो डीपीवी दी थी ना कल, उसका डिस्कशन करूंगा कल, ठीक है। आज कई रात को लेट भेजी थी ना, कई बच्चों ने की नहीं होगी अभी, तो कर लेना। आज और अच्छे क्वेश्चंस दूंगा, कल मैं जान के थोड़े से दिए थे, धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, और बुकलेट में भी मैं मार्क करा दूंगा क्वेश्चंस, ठीक है। तो बुकलेट भी तुम स्टार्ट कर सकते हो लगभग, तो मैं तुम्हें आज मार्क करा दूंगा क्वेश्चंस कौन कौन से करने हैं, ठीक है। तो ये नोट कर लिया जिसने करना था, बताओ हाँ या ना। बच्चों ये नोट कर लिया, ये जो करना चाहते हैं। जैस्मिन बेटा आंसर की भेज दूंगा, क्लास ओवर होते आंसर की मिल जाएगी तुम्हें, ठीक है। वो क्लास में अगर मैं उनका आंसर बताऊंगा तो भाई टाइम अपना तुम्हारा ही वेस्ट होगा, ठीक है। ऐसे बेफालतू तुम्हारा सिलेबस थोड़ा स्लो हो जाएगा फिर। तो मैं आंसर की तुम्हें क्लास के बाद भेज दूंगा, तुम मुझे वो चेक करके बताना कितने सही है तुम्हारे और कितने गलत है, और फिर जो तुम्हारी गलती है वो तुम्हारी कल पता भी चल जाएगी, ठीक है। चेक करने के बाद एक बार उनको दोबारा ट्राई करना क्या गलती हुई है, ठीक है। चलो भाई हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ चार्ज, कैलकुलेशन ऑफ चार्ज।
बेटा अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि मेरा जो एक Na+ है उस पे चार्ज कितना है, कोई बताएगा? Cl- पे चार्ज कितना है, ठीक है। SO4 2- पे चार्ज कितना है, ठीक है। और मैं बात करूं अगर PO4 3- पे चार्ज कितना है, तो कोई बच्चा बता सकता है मुझे? बोलो बेटा फटाफट। Na+ पे बताना है, Na+ पे जल्दी बोलो भाई। Na+ पे कितना चार्ज है भाई, जल्दी बताओ। +1, बहुत बढ़िया। Cl- पे -1 दिख रहा है सबको, ठीक है। यहाँ पर कितना दिख रहा है, -2, और यहाँ पर कितना दिख रहा है, -3। बोलो इतनी बात क्लियर है सबको? बोलो क्लियर है, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने चार्ज बताए हैं ये सारे मेरे क्या है, ध्यान से समझना। ये जो मैंने सारे बताए हैं ये मेरे रिलेटिव चार्ज है बेटा। ये मेरे क्या है, रिलेटिव चार्ज है। क्या है ये मेरे रिलेटिव चार्ज। रिलेटिव चार्ज का मतलब है मैंने बस रिलेटिव बता दिया कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। एक्चुअली में जो चार्ज होगा, ध्यान समझना, एक्चुअल चार्ज अगर मैं इसका बोलूं तो होना चाहिए +1 का मतलब क्या हो गया, +1 का मतलब है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया। और मुझे बताओ अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा हूं तो मैं इनडायरेक्टली उतना ही प्लस चार्ज रखूंगा। तो मुझे बताओ एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो एक्चुअल चार्ज ये है, ये सारे मेरे रिलेटिव चार्जेस होते हैं जो बस ये बताते हैं कि उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा या गेन। एक्चुअल चार्ज तो मुझे ये बताना है कि इसका चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद मेरा इतना चार्ज आ जाएगा और वो पॉजिटिव वाला हो जाएगा। अब इसमें देखो इसका एक्चुअल चार्ज कितना हो जाएगा, -9, माइनस में आ जाएगा। समझ रहे हो, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। यहां पर अगर निकालू तो यहां पर चार्ज कितना हो जाएगा, -2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसका निकालूंगा तो क्या आएगा, -3 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मतलब क्या, मतलब हमें अभी तक जो यूज करते थे वो रिलेटिव चार्ज था। एक्चुअल चार्जेस तो मेरे ये है। बोलो समझ गए बेटा? बोलो क्लियर है? क्लियर है बताओ, ठीक है। अब देखो अगर ये वाली बात समझ चुके हो, ये वाली बात समझ चुके हो, तो मैं तुम्हें एक कंसेप्ट समझाना चाहूंगा। तुम्हें थोड़ा बहुत आता भी होगा, ठीक है। मैं तुमसे एक चीज निकलवाना चाहूंगा, ध्यान से समझना। वो चीज क्या है, ध्यान से देखना। कैलकुलेशन ऑफ चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि यहीं से मेरा एक शॉर्टकट आने वाला है और वो शॉर्टकट बहुत जबरदस्त है, मजा आ जाएगा उस शॉर्टकट को देख के। ध्यान से देखना। मुझे बताओ एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है, बताओगे कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, मैं यहाँ पे भी साइन की बात नहीं कर रहा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बस मैग्नीट्यूड, साइन की बात नहीं, वो पता है भाई माइनस में होता है, लेकिन बस मैं साइन की बात नहीं कर रहा अभी। मुझे बताओ अगर एक इलेक्ट्रॉन पे इतना है तो n इलेक्ट्रॉन्स पे कितना होगा, Na × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बताओ हाँ या Na की वैल्यू क्या होती है, 6.023 × 10⁻23 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बताओ अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं मेरी वैल्यू आती है 96500 कूलम, जिसका मैंने नाम रखा हुआ है 1 फैराडे। तो बेटा ध्यान रखना, एक और यूनिट तुम्हारी जन्म हो गया, एक और यूनिट का, जिसका नाम है 1 फैराडे। चार्ज को या तो मैं कूलम में करूंगा या मैं फैराडे में करूंगा। समझ रहे हो, मतलब मेरा एक फैराडे में इतना सारा चार्ज होता है, मतलब एक फैराडे बहुत बड़ी यूनिट है, ठीक है। तो मतलब मुझे 96500 कूलम ना बोलना पड़े तो मैं 1 फैराडे बोल सकता हूं। बोलो क्लियर है बेटा? तो कभी भी अगर कोई पूछ ले कि चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तुम्हारा आंसर होगा 1 फैराडे या 96500 कूलम। बोलो क्लियर है बेटा सबको? सबको क्लियर है भाई? सबको क्लियर है? ठीक है। अब मेरा एक क्वेश्चन देखो, मेरा क्वेश्चन है तुम्हारे से, कैलकुलेट चार्ज ऑन, कैलकुलेट चार्ज ऑन, लिख लो 9.5 ग्राम PO4 3-। देखो वही बात आ गई, पिछली क्लास में हमने पहले एक स्पीशीज पर, एक एटम के ऊपर टोटल
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाले थे, फिर हमने उसको सैंपल पे लगाया था। अब यहाँ पर मैंने तुम्हें पहले सिंगल पे समझा दिया, अब मैं तुम्हें एक सैंपल पे पूछ रहा हूँ। कंसेप्ट वही रखना है जो मैंने पहले सिखा रखा है। करके बताओ एक बार कैसे होगा, थोड़ा दिमाग लगा के करके दिखाओ। मैं तुम्हें ब्लूप्रिंट दे सकता हूँ इसका भी, इस क्वेश्चन का भी ब्लूप्रिंट तुम्हें मैं दे सकता हूँ, और वो ब्लूप्रिंट क्या है ध्यान से देखो। ऐसे क्वेश्चन का ब्लूप्रिंट लिख लो। सबसे पहले वही सीन है, मास से निकाल लो मोल्स, मोल से निकाल लो नंबर, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो किससे, चार्ज ऑन वन आयन, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मैंने ब्लूप्रिंट दे दिया तुम्हें बेटा। अब ये ब्लूप्रिंट बहुत काम की चीज है, कंसेप्ट वही है। पहले मैं टोटल देख लूंगा, अगर मैं बोलता हूं मेरे ऊपर दो चार्ज है, टू नेगेटिव चार्ज है, मान लो मैं एक एटम बन गया या मैं आयन बन गया, मेरे पे टू नेगेटिव चार्ज है, तो मेरे जैसे अगर मैं 100 ले आऊंगा तो उनपे कितना चार्ज होगा, 2 × 100 करोगे और फिर एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ पर भी वही खेल है। पहले मैं देख लेता हूँ इतने में कितने PO4 3 नेगेटिव है, उसको फिर चार्ज ऑन वन आयन से मल्टीप्लाई कर दो। बहुत बढ़िया, बच्चों का आंसर आने लगे। देखो बेटा, पहले मुझे मास गिवन है, कितना गिवन है, 9.5 ग्राम, ठीक है। मैं इसी के हिसाब से लिख रहा हूं, उससे मोल्स निकालना है तो डिवाइड बाय मोलर मास, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 0.1 मोल, ठीक है। अब मैं वहां से नंबर निकालना तो मल्टीप्लाई बाय एन, तो 0.1 एन। बताओ ये क्या आया, 0.1 एन PO4 3 माइनस मोलिक्यूल्स आए हैं। बेटा मैं तुम्हें बार बार जान के लिख के देता रहता हूं कि ये निकला क्या है, ताकि मैं समझ आए हम निकालना क्या चाह रहे हैं। अब देखो, एक फोस्फेट पे कितना चार्ज है, देखो यहां पे लिख रखा है मैंने, कितना है, 3 × 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। साइन नहीं लिया मैंने, ठीक है, अगर लेना तो ले लो, बाकी वो मैग्नीट्यूड ही पूछता है हमेशा, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो मैग्नीट्यूड ही बताना है। तो मुझे अब क्या कर देना है, 0.1 × 3 × 1.6 × 10⁻⁻19, यहां से कूलम हो जाए। बोलो बेटा सबको समझ आ गया। अगर किसी बच्चे को पिछली क्लास का समझ आ गया तो ये तो बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर आके हमने एक पिछली बार यहाँ पर एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करते थे, अब एक मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो क्लियर है बेटा। इसको सोल्व करना चाहो तो देखो बहुत इंटरेस्टिंग खेल है, सिंपल सा खेल है। मुझे बताओ एन और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, देखो एन इंटू दिस क्या आता है बताओ, यहीं से उठा लो, कितना आता है, कितना आता है बेटा, देखो तो कितना बन जाएगा, 0.3 × 96500, डायरेक्टली आ गया, ठीक है। या इसको ऐसा लिख दो कि इसकी वैल्यू 965 कूलम, या फैराडे में लिख सकते हो, तो फैराडे में भी डायरेक्ट लिख सकते हो कि इसको हम 1 फैराडे बोलते हैं, समझ रहे हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आया और इसको 1 फैराडे बोलते हैं, तो इसको मैं सीधा लिख सकता हूँ 0.3 फैराडे भी। और अभी यहीं से तुम्हारा एक ब्रह्मास्त्र बनाऊंगा, ब्रह्मास्त्र अभी तो तुम्हें दिया मैंने कोई, ब्रह्मास्त्र मतलब उससे क्वेश्चन बहुत ही जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो मैंने लॉन्ग मेथड से किया, अभी शॉर्ट मेथड समझाता हूं, ठीक है। तो एक लॉन्ग मेथड था, नोट कर लिया बेटा, जिसने नोट ना किया वो बता देना, ठीक है, उसके हिसाब से उसकी स्पीड से मैच कर लेंगे हम। अगर नोट नहीं किया तो बता दो। करो करो जल्दी करो।
हाँ बेटा अभी सिखा रहा हूँ भाई माधव, उसी पर आ रहा हूँ, टेंशन ना लो। तुम्हारे दिल की बात जानता हूँ, तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है, क्योंकि अब हम समझ ही चुके हैं कि तुम्हारे डाउट कहाँ आते हैं, वहीं पर आने वाला हूँ मैं बस, वहीं से तुम्हारा शॉर्टकट बनेगा। ये मैं ऊपर वाला पार्ट बस रब कर रहा हूँ, जो तुमने उम्मीद है लिख लिया होगा, क्योंकि भाई हम देखो, हम पढ़ रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और कंपटीशन की तैयारी का मतलब यही है कि हमें शॉर्टकट में करना है। तो हम आम जिंदगी में तो रहने नहीं वाले, हमें मेंटोस जिंदगी रहने हैं, ठीक है, और मेंटोस जिंदगी के लिए अपना ब्रह्मास्त्र तैयार है, ठीक है। और ब्रह्मास्त्र क्या है, कभी भी अगर मुझे चार्ज निकालना है, कभी भी क्या निकालना है, अगर चार्ज, कंडीशन क्या है, वो तुम्हारा आंसर फैराडे में आएगा, किसमें आएगा, फैराडे में। तो वो चार्ज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है। मतलब जैसे इस क्वेश्चन में देखो, मुझे उसने ये दिया, तो मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं, एग्जांपल ले रहा हूं, इसी वाला नीचे वाला ही, ठीक है, 9.5 ग्राम फॉस्फेट पे। तो सबसे पहले इसके अंदर कितने मोल्स आए हैं, 0.1, तो नंबर ऑफ मोल्स 0.1, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, मतलब वो जो हमने अभी पढ़ा था, जो अपना रिलेटिव चार्ज था, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा 3, तो आंसर क्या होगा 0.3 फैराडे। यहां से भी यही आया था देखो, सिंपल है, कुछ भी नहीं, एक लाइन का आंसर है। फिर भी अगर एग्जामिनर तुम्हें बोल दो कूलम में निकालो, उसके पेट में दर्द हो रहा है मान लो, वो कह रहा है भाई मुझे तो कूलम में ही आंसर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा लो भाई, आपको क्या टेंशन क्या लेनी है, 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 0.3 इंटू 96500 कूलम। कर देना, उसको खुश कर जाएगा वो बेचारा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लिखो फटाफट, तुम्हें आंसर देना मुझे, क्वेश्चन है, इस पे कितना चार्ज है फटाफट बता दो, सॉरी इसको कर दो 4.8, बहुत बढ़िया, सेक्शन में बता भी दिया, सिंपल है, इसमें मोल्स निकाल लो, कितना हो जाएगा 4.8 डिवाइड बाय 96, 96 होता है ना इसका मास, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा 2, तो यहां से ये कट के ये चला गया यहाँ, ये चला गया यहाँ, और ये क्या चला गया यहाँ, तो कितना बन गया, कितनी देर लगी इसको करने में, मुश्किल से 5 सेकंड लगेंगे करने में, तो यहाँ से बहुत टाइम वेस्ट सेव हो जाएगा अपना। कर लिया बेटा, सक्षम कैसे बेटा, देखो तुम्हारे सामने है, गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है, ये 1 पे गया 2 पर गया, इसका पॉइंट यहाँ आ गया, यहाँ 2 से 2 घट गया, तुम्हारे सामने है बेटा। बेटा वैभव यार न्यूट्रल पे क्या चार्ज होगा, न्यूट्रल मतलब न्यूट्रल, जब न्यूट्रल है तो चार्ज क्यों होगा, भाई न्यूट्रल का मतलब क्या है, जितने प्रोटॉन होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो वो चार्ज कैसे होगा, तो चार्ज लेस हो गया, ठीक है। तो ये रब कर दो, समझ गया, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे कर लोगे। तो जो मैंने कल तुम्हें डीपीपी दी थी, उसका पहला क्वेश्चन यही था शायद, है ना, तो मैंने उसको तब मना किया था, वो वाला हो जाएगा, ठीक है। तो उस डीपीपी का पहला क्वेश्चन यही था, एल्यूमिनियम के ऊपर निकालना था कुछ, ठीक है। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, चलो रुक जाता हूँ, फिर नोट कर लो, कर लिया सबने, चलो भाई।
हेडिंग डालो एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास बेटा होगा क्या, ध्यान से समझना। अगर मैं अपने नेचर में बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं अपने नेचर में बात करता हूं, मेरे कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, एक कार्बन 12, एक कार्बन 13 और एक कार्बन 14, ठीक है। अराउंड 99.9% मेरा ये होता है, 0.1% अराउंड ये होता है, और ये तो लगभग ना के बराबर होता है, मुझे भी नहीं पता कितना है, कुछ ऐसा होता है बहुत कम, ना के बराबर, ठीक है। अगर मैं क्लोरीन की बात करता हूं, तो क्लोरीन के भी 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक क्लोरीन 37 और एक क्लोरीन 35, ठीक है। 35 है मेरा अराउंड, ये होता है मेरा 75% और ये होता है मेरा 25%। तो सोचो, अब सोचो, एग्जामिनर साइंटिस्ट ने क्या करना है, मान लो क्लोरीन को लेके एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्लोरीन को लेके एक्सपेरिमेंट, तुमने ना हवा में से ना क्लोरीन ले लिया, समझ रहे हो, मतलब कहीं से भी एटमॉस्फेयर में से क्लोरीन ले लिया। अगर मान लो उसने क्लोरीन ले लिया, तो जब उसके हाथ में क्लोरीन आएगा, सोचो उसके अंदर अगर मैं बोलूं कितने परसेंट ये वाला क्लोरीन होगा, तुम्हारा आंसर होगा 25। ये कितना परसेंट होगा, आंसर होगा 75। इसका मतलब जो मैंने क्लोरीन लिया है उसका यूनिफॉर्म मास तो नहीं है ना, बताओ हाँ या ना। तो उसका कोई यूनिफॉर्म मास नहीं है, मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया, ये जो क्लोरीन है इसको मैं डायरेक्टली यूज करूंगा, तो मैं ना मास पुट कर सकता हूँ 37, ना मैं मास पुट कर सकता हूँ 35। तो वहां पर मुझे उसका एवरेज पहले ही लेके रखना पड़ेगा, ताकि मैं कभी भी यूज करूं तो मैं वो वाला मास यूज करूं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में कभी भी मैं अगर उठाऊंगा ये क्लोरीन, तो मुझे पता है उसमें 25% ये होगा और 75% ये होगा। बोलो सारे बच्चों क्लियर है इतनी बात, बोलो सारे बच्चों क्लियर है। इसलिए हमें यहाँ पर इसका एवरेज मास लेना पड़ता है, समझ रहे हो, बोलो आया, समझ रहे हो। देखो एक तुमने एवरेज पढ़ा होगा, ध्यान से समझना, एक तुमने एवरेज पढ़ा होगा कि अगर मैं बोलता हूं मेरे पास एक है दूसरे के पास 2 है, तो एवरेज बताओ, तो तुम क्या कर देते हो, 1 + 2/2 यही करते हो, समझ रहे हो, मतलब ऐड करके 2 से डिवाइड। बेटा वो तब होता है जब दोनों का परसेंटेज सेम होता है। सुन रहे हो, दोबारा बता रहा हूं, अगर मुझे वो चीज लगानी है ना a + b/2, वो तब लगाते हैं जब दोनों का परसेंटेज सेम हो। अब कुछ सोचो, क्लोरीन का परसेंटेज 75, इसका 25, तो जब एवरेज भी लूंगा तो इस क्लोरीन का 75% कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और इस क्लोरीन का 25 होना चाहिए। तो वहां से एवरेज का मेरा फॉर्मूला आता है, ठीक है, वहां से मेरा एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला आता है, ध्यान से समझना, और वो फॉर्मूला क्या होता है, m1 इंटू ए प्लस m2 इंटू बी डिवाइड बाय a प्लस बी। सिंपल है, कुछ भी नहीं किया। ये मेरा यहां पर m1 और m2 क्या है, उनके एटॉमिक मासेस है, या यहां पर तुम मास नंबर भी बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि लगभग दोनों सेम होते हैं। अगर वो एटॉमिक मास स्पेशली दे रहा है तो वो लोगे, नहीं दे रहा तो मास नंबर से काम चला लेंगे, समझ रहे हो। और ए और बी क्या है मेरे, ए और बी है मेरे परसेंटेज अबंडेंस, ए और बी क्या है मेरे परसेंटेज अबंडेंस, मतलब उनकी परसेंटेज क्या है नेचर में, समझ रहे हो बेटा, बोलो समझ रहे हो। और ये मोल परसेंट होती है बेसिकली, ठीक है। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन को यहां पर लगाऊं, अगर इसी क्वेश्चन में मैं क्लोरीन का निकाल लगाना चाहूं, तो क्लोरीन के लिए देखो, मुझे बताओ अगर मुझे उसका एवरेज निकालना है, ठीक है, तो एवरेज कितना हो जाएगा, देखो पहले m1, इस क्लोरीन का m1 कितना है 37, उसकी परसेंटेज कितनी है 25, प्लस दूसरे का कितना है 35, प्लस उस इनटू उसकी अबंडेंस कितनी है 75, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा a प्लस बी, a प्लस बी कितना हो गया 100। तो इसको सोल्व करने पे मेरा आंसर आ जाएगा 35.5 u, समझ रहे हो। मतलब अब तुम्हें पता भी होगा हम क्लोरीन का यही लेते होते हैं एटॉमिक मास, क्योंकि हमने पहले डिसाइड कर लिया कि हवा में से अगर मैं क्लोरीन लूंगा तो वहां पर क्या होगा, उसका मास मैं 35.5 लेके ही चल रहा हूं, पहले से मैंने एवरेज करके ही रख लिया है, ठीक है। बेटा यूनिट तो यू ले लो, क्योंकि मैंने एवरेज एटॉमिक मास बोला है। अगर मैं एवरेज मोलर मास बोलता हूं तो वहां पर ग्राम लगा देना, ठीक है, जनरली एटॉमिक मास होता तो मैंने यू लगा दिया। बोलो बेटा क्लियर है, क्लियर है बताओ, सिंपल है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, बोलो बस बता दो क्लियर है नहीं है।
अगर क्लियर है तो एक क्वेश्चन लिखो इसी खुशी में। अगर क्लियर है तो एक क्वेश्चन लिखो फटाफट। क्वेश्चन है मेरा, मैं यहां लिख रहा हूं क्वेश्चन, ठीक है, इतने में तुम नोट भी कर लेना। कैलकुलेट परसेंटेज abundance of AG109 if it exists in two forms, AG107 and AG109. एवरेज एटॉमिक मास कितना गिवन है? 108.5। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कर दो। मैंने क्या बोला, सिल्वर के दो आइसोटोप्स है, एक ये एवरेज ये गिवन है, तो मुझे बता दो ये कितना परसेंट होगा। जतिन ने आंसर दे दिया। करो बेटा, सारे करो, मुझे आंसर बताओ फिर। विकांशु बेटा किया तो सही है, लेकिन थोड़ी सी गलती कर दिया आपने। हाँ सही है, चलो सही है, सही है। देखो सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। मैं इस पार्ट को रब कर रहा हूं, ये वाले को। मुझे बताना है टोटल परसेंटेज अबंडेंस बताना है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है परसेंटेज तो हमेशा 100 होती है, ठीक है। तो अगर मेरा 100% टोटल होती है, तो मैंने x बोल दिया, ठीक है, x मैंने बोल दिया AG109 मान लो, तो 100 माइनस x कौन हो जाएगा, AG107। तो मुझे एवरेज का यहाँ फॉर्मूला लगा दो बस, ठीक है। तो एवरेज का अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूं तो क्या बन जाएगा मेरा, सिंपल सा है, 108.5 इज इक्वल टू x इंटू 109 प्लस 100 माइनस x इंटू 107 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 100, क्योंकि टोटल परसेंटेज 100 होती है। तो यहां से x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू आ जाएगी 75%। इसको मैं लॉजिकली भी कर सकता हूं, लॉजिकली मतलब वैसे हर जगह लगेगा नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन में लगा सकता था। देखो मेरा एक का मास है 109, एक का मास है 107 और मेरा एवरेज आ रहा है 108.5। वो देखो इन दोनों में गैप कितना है, ठीक है, इन दोनों में गैप है 0.5 का, ठीक है, और इन दोनों में गैप है 1.5 का। तो तुम खुद सोच सकते हो, इसका मतलब जो 108 है वो ज्यादा इसके पास है। अगर ज्यादा इसके पास है तो ये दोनों में देखो कंट्रीब्यूशन देखो, ये 1 है तो ये 3 है, समझ रहे हो? मतलब शॉर्टकट हमेशा नहीं लगेगा, ओरली कर सकते हो कभी कभी बस। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि यहाँ पर इतना गैप है, इसका मतलब 109 वाला ज्यादा रहा होगा, तभी उसके ज्यादा पास है आंसर। तो खुद देखो कि यहाँ पर 3 टाइम्स का डिफरेंस है, तो मतलब एक 25% हो जाएगा और एक 75% हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसको ऑब्जर्व करके ही कर पाओगे। बेस्ट मेथड तो यही है कि हम पूरा सोल्व कर ले, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। ऐसे क्या था जतिन, बहुत बढ़िया, वेल डन, बहुत बढ़िया। लेकिन ये इस ऑब्जर्वेशन के लिए टाइम लगता है, उसके लिए पहले बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। ठीक है, जल्दी बताओ बेटा, वो शॉर्टकट नहीं, ऑब्जर्वेशन के ऊपर था बस। देखो अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूं मेरा एवरेज है 108.5,
और एक का मास है 109 और एक का मास है 107। मुझे बताओ 108.5 किसके पास है? 109 के पास है, 107 के पास? कितना बता दो? ऑब्वियस सी बात है, इसके पास ज्यादा है। इसका मतलब इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा इसमें, तब इसके ज्यादा पास आए। अगर ज्यादा कंट्रीब्यूशन है तो ही ज्यादा पास आएगा ना। तो देखो इन दोनों में गैप कितना है? 0.5। इन दोनों में गैप कितना है? 1.5। समझ रहे हो? इसका मतलब क्या हो गया? ये इन दोनों में 3 टाइम्स का फर्क है, 3 टाइम्स का। तो टोटल 100 में से मैं बोल सकता हूं कि ये गैप ज्यादा है, इसका मतलब ये 25% रहा होगा, और ये गैप कम है और 3 टाइम्स का फर्क है, तो ये 75% रहा होगा। लेकिन ये ऑब्जर्वेशन वाली बात है, तो तुम नॉर्मली वाला मेथड ही करो। ठीक है, बस यहां से तुम एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो बस। ठीक है, आगे बढ़े। चलो बेटा मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, ये वाले पार्ट। ये नोट कर लिया? जल्दी बताओ, ये वाला क्वेश्चन ये नोट कर लिया? चलो भाई देखो, ये चलो जो लिख रहे हैं वो लिख लेंगे। अगली लाइन डाल लो। एवरेज मोलर मास ऑफ अ गैसियस मिक्सचर। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक चैप्टर में यूज होता है ये वाली चीज। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री के ज्यादातर चैप्टर में यूज होगा। बेटा ध्यान रखना, मुझे यहाँ पर करना क्या है, सिंपल सी बात है। अगर मान लो एक मेरा कंटेनर है, मान लो इसके मैंने O2 भी रख दी, इसके अंदर N2 भी रख दी, मान लो 2 गैस रख दी। अब मुझे इसको यूज करना है कहीं पर। ठीक है, तो मैं क्या मानूंगा, मैं इन दोनों का ना एवरेज मोलर मास निकाल लूंगा, ताकि अगर मुझे कहीं पर यूज करना पड़े इसको, तो मैं डायरेक्टली इसको यूज कर लूं, इन दोनों का अलग अलग वैल्यू ना लेनी पड़े मुझे सोल्व करते टाइम। तो मैं पहले इन दोनों का एक एवरेज ले लूंगा कि भाई अब तुम दोनों का एवरेज मास है ये, अब दोनों को इसी पर मतलब यही मान के चलना कि तुम दोनों का मिक्सचर का एवरेज मास ही है। समझ रहे हो? तो कैसे होता है, सिंपल है, कंसेप्ट वही है। एम एवरेज अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला है M1N1 प्लस M2N2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। ठीक है, जहां पर M1 और M2 क्या मेरे मोलर मास, जो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस लिए, N1 और N2 क्या मेरे उनकी मोल्स, या बोल सकता हूं मोल फ्रैक्शन, या मैं बोल सकता हूं मोल रेशियो। बेटा ध्यान रखना, ये वाली बात जो मैं ये वाली बात बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली चीज पर ही बच्चे गलत कर जाते हैं, अभी क्वेश्चन कराऊंगा वहां पे भी समझ जाओगे। ठीक है, तो ये वाली बात का ध्यान रखना, N1 और N2 के। एक वैसे एक रैंडम क्वेश्चन देख लो। मान लो एक एयर है जिसके अंदर 80% N2 है, 20% ऑक्सीजन है। मुझे बताओ इसका एवरेज मास कितना होगा? इसका एवरेज मास बता दो कितना होगा। ठीक है बेटा, यहाँ पर तुम मोल परसेंट भी लिख सकते हो। ठीक है, सारे लिख देता हूं मैं यहाँ पर। तो ये मेरे मोल परसेंट गिवन है, ये समझ लेना। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। देखो 80 इंटू 28 प्लस 20 इंटू 32 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 100। क्या आ रहा है जतिन आंसर? बेटा लास्ट में मैंने लिखा मोल परसेंट। ठीक है, मोल के साथ परसेंट का साइन लगा दिया। बहुत बढ़िया जतिन। मोल रेशियो, अरे मतलब मोल्स के बारे में कुछ होना चाहिए, या मोल भी हो सकता है, मोल फ्रैक्शन भी हो सकता है, मोल रेशियो भी हो सकता है, मोल परसेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो बेटा अब यहाँ पर इसको वैल्यूज को सोल्व कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा अराउंड 28.8। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या पता चला, देखो 28.8 28 और 32 के बीच में है।
कई बच्चों का आंसर पता क्या आ जाता है 18.8, मतलब जल्दी जल्दी में, मतलब कुछ भी आ जाता है। तो ये थोड़ी कॉमन सेंस लगानी है कि मेरा जो आंसर आना चाहिए वो इन दोनों के बीच में आना चाहिए, क्योंकि एवरेज है तो एवरेज इन दोनों के बीच का ही बनेगा। तो कई बार गलती भी हो जाती है ना, उससे करेक्ट हो जाती है। किसी बच्चे का मान लो जल्दी जल्दी में आंसर 38 लिखा गया, तो अपना दिमाग लगाओ कि पक्का यहाँ पर कुछ गड़बड़ किया मैंने, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के बीच में आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो यहां से तुम्हारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट एवरेज मोलर मास। ठीक है, मैं ऐसे लिख रहा हूं, एवरेज मोलर मास ऑफ गैसियस मिक्सचर। बेटा ये गैसेस पे लगेगा तो ध्यान रखना। और गैसियस मिक्सचर कंटेनिंग O2 and O3 in 2:1 मोलर रेशियो। इस क्वेश्चन को कर दो। सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान है। देखो, अगर मैं एवरेज निकालना चाहूं तो क्या होगा, M1 O2 का मास कितना होता है 32। यहां पर 2:1 दे रखा है, तो मैं एक को 2x मान लूंगा, एक को 1x मान लूंगा। ठीक है, तो 32 into 2x प्लस 48 into 1x डिवाइड बाई 2x प्लस 1x। इसको सोल्व करके बता दो क्या आ रहा है। जतिन बेटा पक्का कैलकुलेटर तो यूज नहीं कर रहे ना, क्योंकि कैलकुलेटर से करोगे कोई फायदा नहीं सीखने का, पेपर में तुम्हें कैलकुलेटर नहीं मिलने वाला। बहुत अच्छी बात है, अगर इतनी प्रैक्टिस है, मजा आ रहा है मुझे तुम्हारे साथ। ठीक है, क्योंकि तुमने बढ़िया आंसर दे रहे हो, जल्दी दे रहे हो। बस अपने साथ ईमानदार रहना, बस ये बता रहा हूँ। क्योंकि तुम्हें कैलकुलेटर नहीं मिलेगा एग्जाम में, तो प्रैक्टिस ही ऐसे करो, चाहे हल्का टाइम ज्यादा लगे। क्या आंसर आ रहा है? बहुत बढ़िया जतिन, बहुत बढ़िया। क्या आ रहा है 37.3। ठीक है, हाँ वो नंबर लाइन वाला मेथड होता है। ठीक है, वो मैं नॉर्मल वाले पे चल रहा हूँ अभी। ठीक है, बोलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन लिखो। देखो भाई अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट एवरेज मोलर मास ऑफ गैसियस मिक्सचर कंटेनिंग SO2 and O3 in 3:2 mass ratio।
हो गया? तो कैसे करा देखो, एवरेज मोलर मास कितना हो जाएगा देखो, 3x इंटू SO2 का कितना होता है बताओ, 64 प्लस 2x इंटू 48 डिवाइड बाय 3x प्लस 2x, यही क्या बताओ, आया ना? क्या यही किया? जल्दी बताओ, यही किया? जल्दी बोलो। ठीक है, जल्दी जल्दी जल्दी, यही किया है, तो ये करना भी नहीं था। देखो बेटा, मैंने यहाँ क्या लिखवाया था, N1 और N2 क्या है, N1 और N2 क्या है, मोल्स का रेशियो है। ये क्या गिवन है, क्या गिवन है, ये मास का रेशियो। अब मुझे बताओ, अगर ये मोल्स का रेशियो होना चाहिए, मैंने मास का रेशियो पुट कर दिया, आंसर कैसे होगा? तो मुझे यहाँ पर क्या करना है बेटा, ध्यान से समझो, मोल्स का अगर रेशियो निकालना है मुझे, तो देखो, मुझे जो मास का रेशियो है ना 3:1, उनको अपने रिस्पेक्टिव मोलर मास से डिवाइड कर दो, मोल्स का रेशियो आ जाएगा। तो 3 डिवाइड बाय 64, 2 डिवाइड बाय 48, समझ रहे हो? अब तुम्हारा जो इसको सोल्व करके तुम्हारा आंसर आएगा, वो तुम्हारे मोलर रेशियो आएगा, समझ रहे हो? तो बताओ कितना आ रहा है मोलर रेशियो? ठीक है, ये किस पर जा रहा है, ये 16 3 चला गया ये, और 16 4 पे ये चला गया। ठीक है, तो ये कितना बन गया, ये बन जाएगा अपना 9:8। देखो, पहले मैंने कट कर दिया, फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये है तुम्हारी मोलर रेशियो। अब इसको पुट करना है तुम्हें, इसलिए मैंने पहले ही बोला तुम यहाँ पर गलती पक्का करोगे, और तुमने वही गलती कर दी। हो गया? बताओ बेटा, तो एवरेज क्या आ जाएगा, एवरेज 9 इंटू 64 प्लस 8x इंटू 48 डिवाइड बाय 17x। बेटा 8.6 कैसे आ सकता है, जैसे उनको सोचो, अगर एक का मास, ठीक है, 64 है, दूसरे का 48 है, तो उसके बीच में आएगा ना मास, मैं तुम्हें बताया अभी। तो एवरेज निकालना होता है। बेटा इसका आंसर बनेगा 56.47 अराउंड। वही तो बात है, अब तुम्हारे एक बच्चे का आंसर आ गया 8 पॉइंट कुछ, खुद सोचो, दिमाग लगाओ, एवरेज का मतलब क्या है, दोनों के बीच में आना चाहिए। तो मेरा आंसर जो है, मेरा आंसर जो है वो कहाँ आ गया क्वेश्चन, ये वाला, इसका मास होता है 64, इसका होता है 48, तो उन दोनों के बीच में आना चाहिए आंसर कहीं, तो वह तभी गलत होगा। तो ये देखो, ये आंसर इन दोनों के बीच में नहीं आ रहा, समझ रहे हो? तो आज के लास्ट क्वेश्चन पर आता हूं मैं।
इसी का सेकंड पार्ट है। बेटा मोलर कॉम्पोजिशन का मतलब है मोल्स का रेशियो निकाल लो, बट मास रेशियो मतलब मास का रेशियो निकालना है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट कर डालो। बेटा देखो मैंने एवरेज मास दे दिया, तो मैं एक को x मान लूंगा, दूसरा क्या हो जाएगा 100 माइनस एक्स, समझ रहे हो? या एक को 1 मान लो, दूसरे को 1 माइनस एक्स, ठीक है? चाहे 1 में से कर लो चाहे 100 में से, बात एक ही है, क्योंकि मैक्सिमम फ्रैक्शन 1 हो सकता है, ठीक है? और जो मेरा मैक्सिमम परसेंटेज है वो 100 हो सकता है। जतिन बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। देखो देखो बेटा सिंपल है, अगर मैं निकालना चाहूं तो 38 इज इक्वल टू NO का मास कितना होता है 30 x प्लस दूसरे का मास है 46, तो x की वैल्यू निकालूंगा 50 आ जाएगी। तो इसका मतलब दोनों का रेशियो क्या हो गया 1:1, या 50% रेशियो 50% 50% बोल दो, ठीक है? रेशियो बोला तो 1:1, अगर परसेंटेज बोला तो 50% 50%। इतनी बात क्लियर है? लेकिन यहाँ पर तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन में, कभी भी ना अगर ऐसा लगे कभी भी कि ये जो मेरा मास है ना ये उन दोनों के जस्ट बीच का है, मतलब बिल्कुल बीच का, जैसे NO का मास है मेरा 30 और उसका 46, तो 38 देखो बिल्कुल बीच का है, दोनों का एग्जैक्ट एवरेज है, प्रॉपर एवरेज। मतलब चेक कर लिया करो कि क्या इन दोनों का a प्लस b/2 मतलब हमारा ये वाली वैल्यू गिवन वैल्यू के बराबर तो नहीं आ रही। अगर बराबर आ रही तो बिना इसको सोल्व किए तुम्हारा आंसर 1:1 हो जाएगा। दोबारा बता रहा हूं कि अगर मैं a प्लस b/2 करूं, मतलब इन दोनों का मास डिवाइड बाय 2 करके ये वैल्यू आ रही है, तो आंसर डायरेक्ट तुम 1:1 लिख सकते हो, क्योंकि वहां पर इसका मतलब दोनों 50-50% है। को सोचो अगर मेरे पास मान लो 20 रुपए है, ठीक है, और मेरे पास 10 रुपए है, तो दोनों का एवरेज क्या होगा 15 ले लेते हैं ना। रीजन क्या होता है कि हम वहां पर दोनों का रेशो 1:1 लेके चल रहे होते, ठीक है? अब मास रेशो बता दो, मास रेशो बताओ बेटा, मास रेशो बताओ बेटा। बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, जैसे इस क्वेश्चन में हमें पहले मोल रेशो से मास रेशो निकालना पड़ा था, मास रेशो से मोल रेशो, तो यहाँ पर वही कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है, पहले तो निकाल लो मोल रेशो तो निकालना ही निकालना है, ठीक है? तो मोल रेशो क्या आ गया 1:1। तो मास रेशो निकालने के लिए मैं क्या करूंगा बताओ, बताओ बेटा क्या करूंगा? जैसे मास रेशो से मोल रेशो जाने के लिए मैंने डिवाइड किया था, अब मैं उनके रिस्पेक्टिव मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 30:46, ठीक है? जिसको मैं लिख सकता हूँ 15:23। बोलो समझ गए? तो कभी भी अगर वो मोल रेशो पूछ ले, मास रेशो पूछे, यहां तक तो दोनों का रास्ता सेम है, उसके बाद बस एक स्टेप बढ़ जाएगा, ठीक है? तो बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। चलो भाई, और उस डीपीपी को कर लेना जिन्होंने नहीं की, ठीक है? और बुकलेट स्टार्ट कर सकते हो। मुझे एक बार अपनी बुकलेट भेज दो, तुम्हारे पास कौन सी है, ठीक है? अगर मिल गई है तो मुझे बाहर से एक बार बुकलेट की फोटो भेज देना, मेडिकल वाले भी और नॉन मेडिकल वाले भी, ठीक है? फिर मैं मार्क करा दूंगा। हाँ यहीं से दिखा दो सक्षम, कौन सी है? ठीक है, नॉन मेडिकल की होगी है तो, और मेडिकल है कोई बच्चा, दिखाना एक बार।
कोई बच्चा है तो वो दिखा दे एक बार। ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है। सारे बच्चों ने दोनों डीपीपी दोनों बुकलेट्स करनी है। जिन पे मेडिकल वाले हैं उनको नॉन मेडिकल की पीडीएफ मिल जाएगी, और मेडिकल वालों को नॉन मेडिकल की, नॉन मेडिकल वालों को मेडिकल वालों को। ठीक है, इस बहाने तुम्हारी डबल प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो अपने बुकलेट तो करनी है, साथ में सामने वाली की भी करनी है।